चलते रहो उस समय तक जब तक कि मंजिल तक न पहुंच जाओ, इस भाव से चलते रहना है। और कभी कभी होता है कोई बच्चा बेचारा थका मांदा हुआ है, सर दर्द कर रहा है, क्या बात है बाबू, बड़ा सर दर्द कर रहा है। हमें कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा करो, लो 20 रुपया, जाओ सड़क पर से घूम टहल लो, शाम का वक्त है, चाय पी लो। नहीं सर, आपने सिखाया था कि अथक प्रयास करना है, मेहनत करना है, जिंदगी बदलना है अपने परिवार की और अपनी। नहीं सर, हम पढ़ेंगे। इस तरह से प्रयास करते बच्चे। और चौथा और आखिरी पॉइंट है बच्चों, असीम धैर्य, ग्रेट पेशेंस। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप में पॉजिटिव थिंकिंग भी है, प्रयास भी है, फिर भी बहुत बार आप लोग पढ़ते होंगे, रूटीन तैयार करते होंगे, सुबह 4 बजे घंटी बजती होगी, अलार्म बजता होगा, पढ़ाई शुरू करते होंगे, नींद आती होगी, हम लोग छोड़ देते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, हम लोग डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, हार मानते हैं, अच्छा बाद में टीचर से पूछ लेंगे। नहीं, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि जब धैर्य की परीक्षा होती है, वही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। धैर्य को ना टूटने दें। याद रखेंगे, आने वाला कल हमेरा है, सवेरा होना ही होना है, इस भाव से लगे रहे। बहुत बार मैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम एक ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं, बच्चों को कहता हूं जाओ बेटा बना के लाओ। कल आता है पूछने, बना बेटा? नहीं बना। 2 दिन बाद, बना बच्चों? नहीं सर नहीं बना। हमें क्यों नहीं बना? कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी फार्मूले जानते हो, सभी टूल्स है तुम्हारे पास, एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, नहीं कैसे बना? बड़ा टफ है सर, नहीं बन रहा है। ठीक है, एक दिन और दो। नहीं सर, सॉल्यूशन बता दीजिए। हम कह रहे एक दिन और दो, हो सके जिस तरीके से तुम सवाल बनाओ वो नया हो, वो ऐसा हमने आज तक सोचा ही नहीं, एक बार और ट्राई करो। बच्चा कहता है सर कल ही तो ट्राई किए, बहुत देर तक प्रयास किए, कुछ नहीं रास्ता दिखाई पड़ रहा है, कैसे सॉल्यूशन को आगे लेके जाए पता नहीं चल रहा, पूरा अंधकार दिखाई पड़ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। हम बच्चों को कहते हैं जितनी रात अंधेरी हो रही है बच्चों, जितनी रात गहरी हो रही है, समझो सवेरा के तुम उतनी ही करीब जा रहे हो। इस भाव से लग जाओ एक बार, और बच्चा इस भाव से लगता है और सवाल आखिरकार बन ही जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये 4 बातों को अगर आप मन में लेके चलते हैं, रात दिन एक करके परिश्रम करते हैं, तो याद रखना बच्चों कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और आपको लगेगा कि आने वाला भविष्य, आने वाला कल हमारा ही है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब बच्चों आपकी बारी है। अगर आप में से कोई भी एनीवन या कोई पेरेंट कोई अगर सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़ आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। हमारे साथी आप ही के आसपास हैं, प्लीज़ इस मोमेंट को जाने मत दीजिए। कोई भी जो भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहें प्लीज़। एक बच्चे हमारे साथ है, आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज आपको सवाल वैसे सवाल आप पूछ सकते हैं जिसको आप जवाब अच्छे तरीके से जान पाएंगे। जी पूछिए सवाल। प्रणाम सर, मेरा नाम कुमारी देविका साहू है, मैं बालोद से हूँ। सर मेरा सवाल यह है कि हमारे मन में कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग आता है, तो उसको कैसे दूर करें? मतलब नहीं सोचना चाहते फिर भी आ जाता है कभी कभी, तो उसको कैसे फेस करें? बहुत बार जीवन में हमारे भी लाइफ में निगेटिव थॉट्स आता है, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे और मेहनत करेंगे, अब मेहनत करते करते कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने आएंगी, उसी को याद किए कि भाई हो सके ऐसा हुआ हो, ऐसी बातें हुई हो कि आज से 1 साल पहले, 6 महीना पहले एक छोटी सी बात हो, एक छोटा सा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हम कर रहे हो, नहीं बना हो, 1 दिन लगा हो, 2 दिन लगा हो, तीसरे दिन बन गया हो, तो उम्मीद की किरण वहां से प्राप्त करें। देखिए अच्छा 3 दिन दिया तो सवाल बना, यानी मेहनत करने से, लगातार प्रयास करते रहने से काम बनता है, चीजें आसान होती है। तो ठीक है, अभी निगेटिव थॉट्स है, हमें निगेटिव थॉट्स लाकर अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है, बल्कि प्रयास जारी रखना है, और जैसे उस दफा सफलता मिली थी उससे भी बड़ी सफलता मिलेगी। जैसा कि हमने अभी बताया, जितनी रात गहरी हो रही है, अंधेरी हो रही है, सवेरा उतना नजदीक है। ये भाव के साथ आगे बढ़े कि ठीक है कठिनाइयां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स फेस मैं कर रही हूँ, फिर भी उतने ही मैं सॉल्यूशन के करीब। और सर जैसा कि ऐसा सोचते हैं कि एक ही सवाल को ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा बाकी क्वेश्चन के लिए, तो ऐसा कैसे करेंगे? हमारा ये मानना है बच्चों
कि आप मान लिया जाए कि ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं, कोई एक चैप्टर आइडेंटिटी नाम है, जस्ट ऐसी है, उसमें आप 10 सवाल बनाते हैं और 10 सवाल का सॉल्यूशन आप देख लेते हैं या हिंट के आधार पर बनाते हैं या टीचर के सहयोग से बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा है कि 10 दिनों में एक ही सवाल बनाइए। जब आप अपने से संघर्ष करेंगे, अपने से प्रयास करेंगे, फायदा उसका है। मान लिया जाए कि रायपुर में एक जगह है कोई, वहाँ पर आपको जाना है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, आपको रास्ता नहीं देखा हुआ है, कोई आदमी आपको गाड़ी में बैठाया, वहाँ छोड़ दिया, आप रास्ता नहीं देख पाएंगे, फिर अगला दिन भी आप खोजे नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर एक दिन रास्ता आप अपने से खोजिएगा, भूल जाएंगे आप, भटक जाएंगे आप, आपको तड़प होगी, बेचैनी होगी, गुस्सा आएगा, फिर भी आप खोजेंगे, तो आप इतना आप अनुभव सीख लेंगे कि अगली दफा उस रास्ता क्या, उससे मिलते जुलते रास्ते पर भी चलेंगे तो जगह पर जल्दी पहुंचेंगे। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, और कोई स्टूडेंट? जी जी, प्लीज़ माइक ले जाइएगा, यहाँ ऐसो। प्रणाम सर, मेरा नाम तेजस्विनी साहू है और मैं प्रयास रायपुर से हूँ। सर, मैंने भी जेईई में क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन एडवांस में मैं चूक गई थी। तो फिर सर एडवांस में मुझे केमिस्ट्री और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था। तो फिर केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शंस होता है उसको किस तरफ से हैंडल करना चाहिए, ये जानना चाहती हूँ मैं। दरअसल में ऐसा है कि कोई केमिस्ट्री में आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले एक आप हर चैप्टर को एक बार देखिए, उसके लिस्ट को, और एक अपनी सूची तैयार करिए, अपना एक लिस्ट बनाइए कि किस किस टॉपिक में आपको तकलीफें सबसे ज़्यादा है, उस टॉपिक पर फोकस करिए। उसको एनसीईआरटी किताब दी बेस्ट बुक है। हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी की किताब ही पढ़ा देते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। फिर उसके बाद पुराने जेईई एडवांस के जो सवाल हैं, जेईई मेन के सवाल है, उसको करना सबसे ज़्यादा फायदामंद है, करिए। और आने वाले भविष्य में हम लोग एक टेस्ट लेंगे, जिन बच्चे बच्चियों का इस बार एडवांस छूट गया है उनके लिए हम लोग एक अलग से तैयारी भी करवाएंगे। और सर फिजिक्स के लिए? फिजिक्स के लिए हम लोग भी बोलते हैं एच.सी. वर्मा की किताब सफिशिएंट है, उसको पढ़िए और हर चीज़ का हाउ एंड वाई समझिए। कोई सवाल तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाए या टीचर बता जाए, इसके ख्याल को छोड़कर अपने से प्रयास करिए तो फायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू तेजस्विनी जी। और कोई सवाल? तो सर की क्लास जारी है, बिल्कुल प्लीज़ चूके मत। हाँ, प्लीज़ वहाँ ले जाइए माइक। सर, मैं धावेंद्र कुमार साहू, मैंने इस साल स्टेट में टॉप किया है, जिससे स्टेट टॉपर के बेस में मुझे बीड्स पिलानी मिल रहा है। तो मेरा ये है कि मैं बीड्स पिलानी कर लूँ कि एक साल ड्रॉप करके। मेरा एम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ। बचपन से ही सोचता था कि इंजीनियरिंग करके ही आईएएस बनूँ, कि इंजीनियर कहलाऊँ और आईएएस भी साथ में। तो बीड्स पिलानी जाना उचित रहेगा कि एक साल ड्रॉप करके आईआईटी? हमारा अपना मानना है कि जब आपके इतने ख्वाब बड़े हैं तो आपका इंतजार भी बड़ा होना चाहिए, आपका पेशेंस भी बड़ा होना चाहिए, आप में धैर्य भी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए आप एक साल वेट करिए, मेहनत करिए। छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदली है। ओपी चौधरी जी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कितना बढ़िया काम करे, वैसे ही काम करके समाज में आप बदलाव लाइए। तो एक साल आप वेट करिए हमारे राय से। थैंक यू धावेन जी। हाँ, जोरदार तालियां बजाती रहिए, जगाते भी रहिए। और सर नसीब से मिलते हैं, इतना टाइम कम ही मिलता है इस क्लास में। जी श्योर। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ ले जाइए। हेलो सर, मैं अल्तमस साबरी। सर, पूछना था आपसे कि मैं ड्रॉप लेके अभी आईआईटी एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, तो मेन फोकस मैं एडवांस पे दूँ कि दोनों को सर इक्वल दूँ, क्योंकि एडवांस का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो सर उससे बता दीजिए कि एडवांस मेन फोकस रखना चाहिए आईआईटी के लिए कि दोनों को इक्वल देना चाहिए? हमारे समझ से आप या तो एडवांस हो या तो जेईई मेन हो, हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच क्लियर है, तो आप कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पूरा उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जानते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करें ज्योमेट्रिकली,
वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में बदले, पूरी जानकारी है। यूलर्स थ्योरम जान रहे हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम जान रहे हैं, हर चीज़ का आओ एंड वाई जाने। तो सवाल बड़ा हो या छोटा, बनाने से फ़ायदा है। कभी कभी बड़े सवालों को भी बनाने से फ़ायदा है। अगर आप एक बड़े सवाल को बनाइएगा तो उसमें कई 5-6 चीज़ें आएंगी सामने, जिससे आपको छोटे छोटे 5-6 कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा, तो वो भी फ़ायदा है। और अभी जैसा कि हमारे बड़े भाई अजय जी ने कहा आपको कि एडवांस के प्रॉब्लम को बनाने में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है। एक एक सवाल को अगर आप अभ्यास करिए तो 1 घंटा लगेगा, और 5 ही मिनट आप टाइम दिए, टंग से मोबाइल बच जाएगा, उधर ध्यान भटकाव आ गया। तो एडवांस का ही तैयारी बहुत कठिन है, उसमें धैर्य की ज़रूरत है, तो उसको साधिए। थैंक यू सर। थैंक यू अल्तमश जी। और कोई सवाल हमारे बीच? हेलो, प्रणाम सर। मैं भावना सेन धमतरी से हूँ। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाते हैं तो बहुत से माइनस मार्किंग कर जाते हैं। एग्ज़ाम जाते तो और डर जाते, तो आपसे जानना चाहते हैं कि अपना धैर्य कैसे बनाए रखें। अभी इसका जवाब, एक सवाल का बीच में जवाब हम अजय जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि संक्षेप में दें। सर, आपने 2-3 बार बोला धैर्य बनाइए, तो उन्होंने ये पूछ लिया कि धैर्य कैसे बनाएं। देखिए, सर ने दिया है मौका, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था तो मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, और दशहरा का वक्त था। लोग हमारे बिहार में, झारखंड में आते हैं, एक दूसरे के घर में आते हैं मिलने के लिए। तो मेरे घर में भी आए। सब लोग जब चले गए तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, यदि तुम फर्स्ट नहीं करोगे तो हम अपना चेहरा अपने सोसाइटी में कैसे दिखाएंगे। तो उस दिन मैं बड़ा परेशान हुआ कि मेरे कर्मों का फल, बुरा फल मेरे पेरेंट्स को क्यों भुगतना पड़े। और रात भर मैं सो नहीं पाया। दूसरा दिन किताब पलटा। अब आप समझ सकते हैं, 10th क्लास में था, दशहरा खत्म हो गया था। किताब पलटा, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन मुझे केवल एक ही चीज़ दिमाग में आई कि अब मुझे पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि मेरी माँ मेरे सोसाइटी में अपना चेहरा दिखा पाए। और पढ़ने स्टार्ट किया। अब टीचर के पास गया, किताब खोला, समझ में नहीं आती थी, लेकिन पहला चैप्टर स्टार्ट किया मैं। पहला चैप्टर में 10th में, उस टाइम में S = UT + ½ AT² एक क्वेश्चन हुआ करता था, और एग्जाम में जरूर आता था एक, और उसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन। तो हुआ यूं कि जब मैं किताब का पहला क्वेश्चन पूछा टीचर से, तो उन्होंने कहा, अजय, मैंने तो पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, तुम पहला चैप्टर पूछ रहे हो। मैंने कहा, सर, सिलेबस तो आपने खत्म किया था, मैं तो आज से पढ़ाई स्टार्ट किया हूं। और उन्होंने क्या किया कि समझा दिया मेरे को, S = UT + ½ AT² प्रूफ। बोला, समझ गए? तो मैंने कहा, समझा नहीं। फिर उन्होंने दोबारा समझाया, फिर बोला, समझ गए? तो मैंने कहा, सर, नहीं समझ पाए। फिर 3rd टाइम जब समझाए और मैंने कहा समझ नहीं पाया, तो वो मेरे ऊपर काफ़ी नाराज हो गए। और जब टीचर नाराज होते हैं तो आपको मालूम है ना, वो कितना आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे भेजे में कीड़े हैं, कूड़े हैं, पता नहीं क्या क्या। तो सब कुछ सुना। इसी बीच में हमारे फादर सुने कि क्या बात है। उन्होंने पूछा, मास्टर साहब क्या बात है? तो बोला, देखिए ना अंकल, इसको समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहा, अभी आपके सामने फिर से समझाता हूँ। फिर से उन्होंने समझाया, मैं नहीं समझा। तो मैंने कहा, याद हो गया बट समझा नहीं। मैं नहीं समझा, मेरे पापा समझ गए। उन्होंने बोला, मास्टर साहब, कल मैं आपको भी समझा दूंगा और इसे भी समझा दूंगा। तो सेंस मेरा ये कहना ये है कि जब तक आप किसी चीज को समझते नहीं, तब तक आगे बिल्कुल मत बढ़िए। और समय का नहीं देखिए। मेरा स्कूल में भी CR बहुत अच्छा था। कैसा था, सुनेंगे क्या? जरूर सर। 80% टीचर हमें देख करके भाग जाते थे, और 20% को देख करके मैं भाग जाता था। कितना अच्छा था, आप सोचो। मतलब टीचर और स्टूडेंट से मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, टीचर भी पढ़ाने पर इंटरेस्टेड नहीं होते थे। बट दशहरा के बाद से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, दिन रात पढ़ना स्टार्ट किया। मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती थी, उन्होंने भी मेरे को सोते हुए नहीं देखा। तो जस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि कंप्लीट, निरंतर
आप प्रयास करते रहिए। दशहरा से लेकर के मार्च तक में यदि मेरे जैसा सबसे पिछड़ा हुआ बच्चा, सबसे बेवकूफ स्कूल का बच्चा स्कूल का उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन कर सकता है, तो मुझे भरोसा है आप सब लोग मेरे से बहुत अच्छे हैं। केवल जरूरत है अपने आप को कंसंट्रेट करने का। आप लोग कंसंट्रेट करिए अपने ऊपर। क्या बात है, सो मच सर। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू अजय सर जी। हेलो सर, मैं नीतू राज साहू अभी NIT रायपुर से इंजीनियरिंग कर रही हूँ। मेरी बहन अभी एडवांस की कोचिंग के लिए बाहर गई हुई है, तो वो यहाँ नहीं आ पाई। वो मेंस क्वालिफाई कर चुकी है, एडवांस नहीं कर पाई। वैसे मेरे साथ भी यही हुआ, मैं 1-2 मार्क्स से एडवांस क्वालिफाई करने के लिए रह गई। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी बच्चे के लिए एडवांस क्रैक करना आसान होता है, जबकि कंटिन्यूसली उसके प्रीवियस टेस्ट में लो मार्क्स आ रहे हैं या फिर किसी वजह से नहीं आ पा रहे, पर उस बच्चे को पता है कि वो कर सकता है, तो मैं क्या पूछना चाह रही हूँ कि क्या वो बच्चा एडवांस क्रैक कर सकता है? देखिए, सब कॉन्फिडेंस का खेल है। जो IIT का टेस्ट होता है 1 दिन का होता है, किसमें कितना कॉन्फिडेंस है। जो शुरू से जिसके मन में निगेटिव थॉट्स आ गया कि कर भी सकते हैं या नहीं, अरे IIT तो टॉप कर जाता है, आजकल लगभग 100% लोग बना देते, तो एडवांस क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। मन में केवल ये भाव होना चाहिए कि जब हम JEE मेन कर गए तो हम एडवांस भी कर सकते हैं। हम सुपर 30 में तो हर साल 30 बच्चों को बहुत करीब से देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके मन को पढ़ते हैं, उनके नंबर्स को पढ़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है JEE मेन बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस बीच में उनका मोरल बहुत हाई हो गया, उनको कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि एडवांस होगा और बहुत अच्छे से होगा। और सर, अगर हम एडवांस का कोई क्वेश्चन लेके बैठे हैं और बार बार बना रहे पर वो नहीं बन रहा है, तो क्या हमें वो स्किप करके आगे बढ़ना है या फिर उसी क्वेश्चन पे जब तक वो ना बने? उस क्वेश्चन को आप देखिए और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में देखिए कि क्या कमी रह गई थी जिसके चलते नहीं बने, वो स्टेप हम कैसे छूट गया, उसको एक नोटबुक में नोट करिए, तो बड़ा फायदा करेगा। हम लोग जनरली कोई सवाल नहीं बनता है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं और जस्ट आगे बढ़ जाते हैं, तो वहीं चूक हो जाती है। हम लोग उसमें क्या कमी रह गई थी उसको नोट करेंगे और अगली दफा, अगली बार उस कमी की पुनरावृत्ति न हो, इसका ख्याल रखें। थैंक यू सर। थैंक यू जी। प्रणाम सर, मेरा नाम रितु साहू है, मैं सूरजपुर जिला से आई हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा इस बार टॉप 10 में नहीं आ पाया। मैंने बहुत प्रयास किया था, रात दिन बहुत पढ़ाई की थी, फिर भी मेरा 7 नंबर से टॉप 10 में नहीं आ पाया। फिर भी मन में ये अब हो गया है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मतलब मैं सबसे नीचे ही हूँ। तो ये मेरे जो मन में ये जो सवाल है, इसको दूर कैसे करूँ? मैंने बहुत सोचा कि ये सबको भूल के आगे बढ़ूँ, लेकिन नहीं बढ़ पाई। अभी अजय जी ने कहा कि स्टूडेंट के तौर पर मैं सबसे पीछे था, फिर बहुत आगे अपने स्कूल में चला गया। ऐसी कहानियां बहुत मिलेगी। हमारे पास ऐसे सुपर 30 में बच्चे आते हैं जो सड़क के किनारे सब्जी बेचते थे अपने पिताजी के साथ। ऐसे सुपर 30 में बच्चे आते हैं जो ऑटो चलाते थे, कुछ नहीं जानते हैं, अचानक उनके जीवन में कोई घटना घटती है। निधि, एक बच्ची निधि झा, बनारस की बच्ची हमारे पास आती है। उसके मम्मी पापा मंदिर साफ करने का काम करते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। अचानक एक दिन मंदिर में देखती है निधि कि एक आदमी आके कहता है, या भगवान, हमारे माता पिता हमें पढ़ाया, इतना अच्छा बनाया, हमारे बच्चे को भी अच्छा बना दे, इंजीनियर बना दे। साफ करते करते जमीन निधि ये सुनती है, उसके मन में उस दिन से विश्वास जगता है, क्रांति होती है, लेकिन पढ़ने में कुछ नहीं है। उस दिन से शुरुआत करती है, जब जागो तब सवेरा करती है, और करते करते हमारे पास आती है, पढ़ के आती है, 2 साल हमारे साथ प्रैक्टिस करती है, आज IIT में पढ़ रही है। फ्रेंच डायरेक्टर उस पर एक फिल्म बनाया उसके स्ट्रगल पर। तो बच्ची ऐसी बच्चियाँ जो बहुत दिन के बाद ही पढ़ाई में सीरियस होती है, शुरू होती है, IIT तक जाती है, इतिहास बनाती है। शिवानगी गुप्ता अपने पिता के साथ हाथ में लेके दौड़ कर कानपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर अखबार बेचा करती थी। एक बार अखबार में पढ़ती है, एक IAS लड़की अच्छा रैंक लाई है, उसके मन में भाव जागता है, वो पढ़ने लगती है,
फिर एक दिन अखबार में पढ़ती है सुपर 30 पटना आती है और आज IIT से भी पढ़ाई पूरी हो गई और एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही। तो ऐसा कभी नहीं सोचे, जो असफलता का दर्द देखा है, जो असफलता का स्वाद चखा है, वही ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है। जो सदा से क्लास में फर्स्ट आते रहता है वो बहुत बड़ा इतिहास लिखे, कोई जरूरी नहीं। थैंक यू सर। क्या बात है जी। हाँ जी। हेलो सर, मेरा नाम इशिका जैन है, मैं कवर्धा से आई हूँ। आपने जैसा कहा कि हमें अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जब कोचिंग करो तो हमें लगातार 12 से 15 घंटे तक पढ़ना पड़ता था। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे बना रहे? दरअसल में ऐसा है कि आप किस स्कूल में पढ़ती हैं ये डिपेंड करता है और किस तरह के कोचिंग में पढ़ती है डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं और पूरे मन लगा के पढ़ती है, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, फिर कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर है, आप विषय को समझ रही हैं, हर चीज़ का हाउ एंड वाई समझ रही है, हर फार्मूले हर रिजल्ट का प्रूफ जान रही है, तो फिर कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर आप अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ती है तो वो भी +2 की अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, वो भी आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है पढ़ा रहे, तो फिर स्कूल की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपको कौन अच्छा लगता है, किससे ज़्यादा फायदा होता है, कहाँ ज़्यादा आराम मिलता है, जहाँ खुशी मिलती है, सीखने की ललक जहाँ लगी रहती है वहाँ जाएं और मन लगा के पढ़ें। दोनों का लोड लेने पर बहुत कष्ट में रहेंगे। थैंक यू सर। क्या बात है जी जी जी। पीछे से एक सवाल आ रहा है। एक मैं चाहता हूँ कि एक वहाँ पर प्लीज़ माइक ले जाएं। हाँ पीछे प्लीज़ पीछे ले जाएं। प्रणाम सर, मेरा नाम रचना साहू है। मेरा CG टॉप 10 में 7th रैंक आया है और मैं सुपर 30 का हिस्सा बनना चाहती हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? अभी हम लोग आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आप ही के चैनल IBC 24 के तहत, और बहुत जल्दी ही हम लोग यहाँ पर भी सुपर 30 के लिए एंट्रेंस टेस्ट लेने जा रहे हैं, जिसका अनाउंसमेंट इसी चैनल के जरिए होगा। आप आइए, टेस्ट दीजिए, हम लोग मदद करेंगे और आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए इस बात पर। आप सबके पास में मौका है सुपर 30 का हिस्सा बनने के लिए। अनाउंसमेंट का वेट कीजिएगा जी। श्योर। सर, मेरा नाम अजय कुमार देवंगन है, मैं बलौदा बाजार से हूँ। मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ, तो सर मैं कैसे तैयारी करूँ जिससे मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूँ और कैसे कंसंट्रेट करूँ? आप जब भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। NCERT के अलावे कुछ और किताबों को पढ़ें। GK, GS, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट को भी साइड बाय साइड पढ़ते रहें। जब आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाए, जब आपका बैचलर डिग्री पूरी हो जाए, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, तब फिर आप प्रिपरेशन शुरू करें, उसके क्वेश्चंस वगैरह बनाने शुरू करें। कुछ आपके स्टेट में अच्छे अच्छे IAS ऑफिसर हैं, हमने जैसे बताया OP चौधरी जी लोगों को गाइड करते हैं, कुमार गौरव सिंह गाइड करते हैं, मुकेश बंसल जी, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आप सच में आप में प्यास है, उनसे मिलिएगा तो और नए IAS लोग हैं जो आते रहते हैं आपके ज़िले में, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो आपकी मदद जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है, मैं बलरामपुर जिला से आया हूँ। मेरी गुड़िया जो है सस्पेंस में है, उसको समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो BSc करे कि जो है इंजीनियरिंग पढ़े, इसका समझ में नहीं आ पा रहा है। कृपया उसको गाइडेंस दिए। एकदम आप चिंता नहीं करिए, एकदम समझ में आ जाएगा। अजय जी संक्षिप्त बातों में समझाने का कष्ट करिए। थोड़ा सर माइक ऊपर कर लीजिए और साफ थोड़ा अपना सवाल पहुंचाइएगा। सबसे पहले सर प्रणाम, मेरा नाम आकृति मिश्रा है और मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कई लोगों से मैंने पूछा तो कोई कहता है BSc करो, कोई कहता है कि इंजीनियरिंग करो, इसके बाद उसके लिए प्रिपेयर करो। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट कहाँ है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में है या कोई और सब्जेक्ट लेकर के आप IAS बनना चाहते हैं? मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इंटरेस्ट रखती हूँ। फिर जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ लेकर के चलना चाहते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा
कि ग्रेजुएशन तो करना ही करना है, तो क्यों नहीं बीटेक इंजीनियरिंग करके आप ग्रेजुएट हो जाए और उसके साथ ही उसकी तैयारी कर लें। तो जहाँ इंटरेस्ट है, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली पहले बीटेक करने के साथ आप आईएएस की तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सर। और ये कॉम्बिनेशन आजकल सर काफ़ी ज़्यादा है कि आप बीटेक के बाद में आते हैं सोशल सर्विसेज की तरफ, या जिस तरीके की आप बात करना चाहते हैं जी, पब्लिक सर्विस की तरफ। जी हेलो आनंद सर, मैं श्री यमुना प्रसाद शास्त्री हायर सेकेंडरी स्कूल कोरिया जिले से आया हूँ सर। ट्राइबल बेल्ट है सर। हमारे विद्यालय सर हर साल विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे नंबर्स पाते हैं, परंतु हिंदी और इंग्लिश में हर साल वो पीछे हो जाते हैं, जैसे टॉप 10 में नंबर नहीं लग पाता सर। एक बच्ची हमारी इस साल सर केमिस्ट्री में 100 नंबर पाई, और आपके सर बायो में 96 पाई, लेकिन वो इंग्लिश में 80 नंबर पाई, जिसकी वजह से सर उन्होंने टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया, लेकिन जिले में उन्होंने टॉप किया। तो हिंदी और इंग्लिश तैयारी कैसे किया जाए सर, ये थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे सर हमारे विद्यार्थियों को लिए। भाषा की जानकारी बहुत ही जरूरी है। रास्ते जीवन के 2 दरवाजे के द्वारा खुलते। पहला कि अगर कोई छोटा बच्चा बच्ची उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, यानी उसका लॉजिक और रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के साइंस बहुत अच्छा पढ़ सकता है। रास्ता 1 है। दूसरा रास्ता है कि अगर कोई अच्छा से लिख सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है चीज़ों को, तो और अच्छा है। लेकिन बहुत अच्छा है अगर दोनों है बच्चों में। तो लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पढ़ें अच्छे अच्छे लेखकों की किताब, अच्छे अच्छे राइटर्स के लिखी किताबें, अच्छे अखबार, अच्छे मैगजीन पढ़ें, और जो उसका सेंटेंस फ्रेमिंग है, चाहे हिंदी की बात हो या इंग्लिश की बात हो, उसको देखे सीखे, और तब लिखते लिखते जो आदमी जितना अधिक सुनता है, जितना अधिक पढ़ता है, उतना ही अच्छा बोल या लिख सकता है। तो उन बच्चों को पढ़ने का, सुनने का अभ्यास डलवाए और उसके बाद उनको लिखने का अभ्यास डलवाए, फायदा जरूर होगा। जी सर, मेरा नाम नील कुमार है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बिना कोचिंग के मैं स्वयं से कैसे कर सकता हूँ? किस चीज़ की तैयारी? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। 100 अध्याय सबसे बड़ा अध्याय होता है। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं होता, टाइम ज़्यादा लगता है। वैसे स्थिति में जब मैं खुद स्टूडेंट था, बहुत गरीबी के दौर से गुजरता था 9th-10th में, हमारे पास ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं थे, तो हमारे मोहल्ले के आसपास एक संजय जी थे। वो आईआईटी की तैयारी करते थे, पढ़ने में बड़ा अच्छे थे और अच्छे इंसान भी थे। उनसे कभी कभी कुछ पूछ लेता था। जैसे मान लिया जाए एक चैप्टर पढ़ा, नहीं समझ में आई बात, फिर एक बार और पढ़ा, कुछ बातें रह गई, तो उनसे थोड़ी मदद ले लेते थे। तो आपके ग्रुप में जो अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके सीनियर हैं, उनसे संपर्क में रहिए, ग्रुप बनाइए। अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आपके मित्र, और आपके मित्रों को दिक्कत हुई तो आप एक दूसरा का सहयोग करेंगे तो ट्यूशन से बच सकते हैं। जी थैंक यू सर। चलिए, तो गाइडेंस मेन है और वो कहीं से भी मिले आप प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए आप कोचिंग का रुख भी करते हैं। ग्रुप स्टडीज़ की इन्होंने बात की है, तो ग्रुप स्टडीज़ मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है हमेशा के लिए, क्योंकि हर बार हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। तो कई बार हमें जो चीज़ समझ नहीं आ रही, शायद हमारे फ्रेंड को समझ में आ जाए, तो ग्रुप स्टडीज़ पे मैं भी बिलीव रखती हूँ हमेशा से। जी जी, यहाँ से एक सवाल, ये पीछे से एक सवाल आ रहा है। जी प्लीज़। हेलो सर, गुड इवनिंग। अभिषेक हियर। सर, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है सर, सुपर 30 के बारे में काफ़ी सुना है। आपने जेईई एडवांस के फील्ड में काफ़ी कुछ किया है सर, लेकिन मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्या आपने मैथ्स में कुछ इनोवेशंस भी किए हैं? क्या मैथ्स में आपका कोई रिसर्च वर्क भी है जो जेईई एडवांस के बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो? जब मैं छात्र जीवन में था, उसी समय मेरा कुछ नया खोजने में, करने में इंटरेस्ट था, और मैं उसी जमाने में जब ग्रेजुएशन को ठीक से पूरा भी नहीं किया था, मेरे 5 पेपर बाहर के जर्नल्स में पब्लिश हुए थे जो नंबर्स थ्योरी पर बेस्ड थे। लेकिन अब इधर जब से टीचिंग में आया, तब से मैं ये इनोवेशन करने का प्रयास करता हूँ कि एक ही सवाल को आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से पढ़ा सकते हैं। अभी जब आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा, तो हम यहाँ के आयोजकों से इस
टीवी चैनल से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में कहीं पर हमारा 1 घंटे का एक लाइव प्रोग्राम करें मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट पर, जिसको इस देश के कई प्रदेश के बच्चे जिसका लाभ उठाए, वो सीधा प्रसारण भी उसका हो और साथ साथ बाद में उसको डिजिटल मीडिया के तहत कंप्यूटर में डाल भी दिया जाए कि कोई ऑनलाइन उसको पढ़ सके। तो उसमें हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक ही सवाल को, चाहे वो ज्योमेट्री का सवाल, उसको कैसे अलजिब्रा से बनाया जा सकता है, कैसे कैलकुलस से बनाया जाता है, कैसे ट्रिगोमेट्री से बनाया जा सकता है, उस सवाल को और एक्सपैंड कैसे किया जा सकता है, उसको छोटा कैसे किया जा